मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः भूगोल विषय से लाजवाब लेक्चर श्रृंखला लेकर के हाजिर हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि यदि अब तक आपने सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है, सब्सक्राइब कर लो भैया, बिल्कुल फ्री है। और ये चैप्टर का नाम है भारत एवं संसाधन के उपयोग का क पार्ट, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में सारी जानकारी आपको दी जा रही है। तो प्राकृतिक संसाधन कहते किसको हैं, पहली जानकारी आपको ये मिलनी चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधन, संसाधन जो प्रकृति ने आपको दिया है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मिट्टी हुआ, कृषि, पशुचारण, मत्स्य पालन, वन्य जीव, परिवहन, संचार, ये सारी चीज जो प्रकृति से आपको मिली है इसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब हम आते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में उसको भी हम आते हैं कि जिसके मदद से हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं, जो प्रकृति ने दिया है और आर्थिक क्रिया में हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन उसको, अब आइए कि प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो, उसमें एक भूमि संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें पर्वत आया, पठार घाटी आया, ये सब आपको अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहाड़ हुआ, ये कई सारी आपको ये भूमि संसाधन में आते हैं कि जो संसाधन आपको भूमि ने, पृथ्वी ने ये दिया है, या जिसको कहते हैं धरती ने आपको दिया है। तो भूमि संसाधन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 43% में मैदानी भूभाग है। मैदानी भूभाग अत्यंत ही उपजाऊ भूभाग होता है। कितना प्रतिशत? 43%। सतर्क होकर के आप सुनेंगे क्योंकि मैं बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहूंगा। तो मैदानी भूभाग भारत के कुल भूभाग पर कितना है? तो लगभग 43% भूभाग पर है। ये कृषि और उद्योग के विकास के लिए अत्यंत ही उपयोगी होता है। और 30%, तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि 30% क्षेत्र पर्वतीय भाग है। तो 43% मैदानी भाग, 30% पर्वतीय क्षेत्र, जहां से 12 मासी नदियां ये नीचे की ओर आती हैं। ये पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। मैदानी भूभाग कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। यहां चले आइए पर्वतीय भूभाग, ये पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य भी यहां पर खनिज भी प्राप्त होते हैं। अब आते हैं कि मिट्टी का निर्माण। मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है इस पर आपकी जानकारी बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इसको जो डस्ट के रूप में रहता है, इसको हम लोग मृदा कहते हैं। ये पानी के रूप में जब इसमें पानी का संचरण होता है तो ये थोड़ा सा जमा भी रहता है। तो मिट्टी या मृदा सर्वाधिक नवीकरणीय संसाधन, इसको हम नवीकरणीय संसाधन का अर्थ यह हुआ कि जिसका पोषक तत्व रिन्यूअल हो, दोबारा जनरेट हो सकता है। तो इसको, अब मिट्टी की निर्माण ये तुरंत नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है। मिट्टी की निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है, एक लंबी अवधि इसमें लगती है। मात्र कुछ सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टान टूटता फूटता है, फिर उसका जो रासायनिक तत्व है वो मिलता है, और फिर जैविक परिवर्तन होते हैं, और हजारों लाखों वर्षों के बाद वो मिट्टी में तब्दील होते हैं। तो ये मिट्टी तुरंत, यदि मिट्टी का हम क्षय करेंगे, भूमि का संचरण करेंगे, तो ऐसा नहीं कि तुरंत फिर मिट्टी को हम पुनः इसको जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। अब मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है? तो मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण है वनस्पति, दूसरा जैव पदार्थ, तीसरा खनिज कण, और चौथा महत्वपूर्ण है समय, टाइम। ये 4 महत्वपूर्ण है। पुनः मैं आपको बतला देता हूं, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। उसके बाद कुछ और चीज महत्वपूर्ण है कि तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, हवा, बर्फ का जमना जिसको हिमनद भी कहते हैं, ये सब भी मिट्टी के निर्माण में इसकी सहयोग की भूमिका होती है। अब कितने तरह की मिट्टी होती है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको 10वां से लेकर के और कंपटीशन तक भी इसकी महत्व होती है। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानते हैं सबसे पहले कि मृदा के प्रकार में जलोढ़ मिट्टी। देखिए मिट्टी किस प्रकार की है, ये भू आकृति,
उच्चावाद जिसको कहते हैं, किस ऊंचाई पर मिलता है, जलवायु, किस तरह के वनस्पति उसमें होते हैं, किस तरह की खेती होती है, इन सब के आधार पर बंटवारा करते थे। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का अर्थ ही होता है जल को ओढ़ने वाली या जल से प्राप्त होने वाली जो मिट्टी आई है, जो जल को ओढ़ करके आई है, उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी है, खास करके सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के अगल बगल के क्षेत्र में ये मिट्टी प्रसारित है, फैली हुई है। 6.4 हेक्टेयर, कितना याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा कितना, जल्दी बोल जल्दी बोल, हाँ बिल्कुल सही, 6.4 हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर इसमें ये मिट्टी फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं कि जो मिट्टी प्रायः नदी द्वारा प्रत्येक वर्ष लाई जाती है, या नवीन जलोढ़ मिट्टी को भी हम लोग खादर जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब बांगर मिट्टी कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जैसे 10 वर्ष के अंतराल पर, 15 वर्ष के अंतराल पर, 5 वर्ष के अंतराल पर नदी द्वारा या जल द्वारा बहा करके लाई जाने वाली मिट्टी, इसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूना, इन सब की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है, तो खाद दे करके हम इसको पूरा कर लेते हैं और इसमें बहुत अच्छी कृषि की जा सकती है। हर तरह का कृषि इस पर करने के लिए ये उपयोगी भूमि है। गेहूं, चावल, हर तरह की कृषि, मक्का, दलहन, हर तरह की कृषि इसमें हम लोग ले सकते हैं। यहां पर गहन कृषि कर सकते हैं। गहन कृषि मीन्स की सघन, कम क्षेत्र में ज्यादा हम उत्पादन कर सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होती है, क्योंकि यहां पर ये उपजाऊ भूमि है, लोग अगल बगल बसते हैं, गांव बसावट ये इसके निकट होती है। अगला जो मिट्टी का हम लोग प्रकार देखते हैं उसको कहते हैं काली मिट्टी। इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी, भी इसको एक अन्य नाम से जानते हैं कपासी मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम, जल्दी बोल, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, हाँ रेगूर मिट्टी, बिल्कुल सही जवाब। काली मिट्टी का एक और नाम हम लोग क्या जानते हैं, तो कपासी मिट्टी भी कहते हैं, चूंकि इसमें कपास का अच्छा उत्पादन होता है। काली मिट्टी ये भी लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये काली मिट्टी का फैलाव है, ये गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के से निर्मित होता है या सैल के विखंडन से निर्मित होता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन इस मिट्टी में एक बात और भी है कि यदि सूखने के बाद इसमें दरार चली आती है। इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास की बहुलता होती है, चूना की भी बहुलता होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। और ये मिट्टी में जब पानी डालते हैं तो ये चिपचिपी भी हो जाती है। तो इसमें बेहतर यह है कि प्रथम बौछार के ही साथ इसमें जुताई कर दे, ताकि, और इसमें कपास के लिए ये उपयुक्त मिट्टी है। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में कपास की खेती भी बहुत ज्यादा की जाती है। अगला हम लोग देखते हैं मिट्टी के बारे में, लाल अथवा पीली मिट्टी। तो देखिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्यादा मिलता है। इसमें अब लाल रंग क्यों हो जाता है, तो लोहा का अंश इसमें ज्यादा होता है, लेकिन जब ये इसमें पानी डाल दीजिएगा तो ये पीला रंग का हो जाता है, इसलिए इसको हम लाल और पीली मिट्टी के भी रूप में जानते हैं। 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये जलोढ़ और काली मिट्टी के अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, ये सब का हम लोग आमतौर पर मोटे फसल का उत्पादन इससे करते हैं। तो लाल मिट्टी की रंग लाल क्यों होती है, जल्दी बोल, तो लोहांश के कारण। ये पानी पड़ने के बाद कैसा रंग हो जाता है, पीला, बिल्कुल सही जवाब तुमने दिया। अब लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति लेटर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ये मिट्टी
चूंकि उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी की निर्माण प्रायः होती है। तो टेम्परेचर परिवर्तन के कारण इस मिट्टी की निर्माण ये होती है। अब देखिए कि इस मिट्टी का विस्तार भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में ये प्रायः मिट्टी मिलती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा अर्थात कि जल अंश बहुत नहीं के बराबर होती है। तो इसके कारण क्या होता है और अत्यधिक तापमान के कारण इसके अंदर की जो जैविक पदार्थ को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो लेटेराइट मिट्टी कठोर होती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका भी रंग में थोड़ा सा लाल अंश होता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार भी मिलता है। और अब हम लोग मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानते हैं। तो मरुस्थलीय मृदा की ये ऐसी मृदा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा में ये शुष्क ऋतु ये हम जानते हैं जब मरुस्थल में वर्षा कम होती है, अल्प वर्षा के कारण ये ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी होती है और चूंकि मरुस्थल में बालू की मात्रा भी ज्यादा रहती है, इस मिट्टी का भी रंग लाल हल्का भूरा होता है। राजस्थान जहां मरुस्थल ज्यादा है, सौराष्ट्र चले आइए, कच्छ में ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। कपास, चावल, गेहूं मोटा मोटी आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। पर्वतीय भूमि में आइए कि जहां पर पर्वतीय क्षेत्र है, पर्याप्त वर्षा पर्वतीय क्षेत्र में होती है तो वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में क्या है कि ये मिट्टी आपको थोड़ा इसमें विविधता रहता है और ये मिट्टी अम्लीय होती है और ह्यूमस रहित इसलिए हो जाती है जब पहाड़ पर पानी टिकता नहीं है। तो ढलान और बगान वाले क्षेत्र में आप चले आइएगा तो नदी घाटी में इन सब क्षेत्र में आप वहां पर ये पर्वतीय मिट्टी ये प्रायः मिलती है। अब हम लोग आते हैं कि भारत में जो मिट्टियां पाई जाती है या भू उपयोग का स्वरूप क्या है। तो भारत में लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं कि ये भूमि, इसका डेटा हमारे पास उपलब्ध है। ये भी इसका 93% डेटा ही उपलब्ध है। कारण क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है या कुछ चीन ने अधिकृत कर लिया, उसके बारे में अभी डेटाज हमारे पास नहीं है। और भारत पशुधन के मामले में बहुत ही आगे है, तो चारागाह की भूमि उस अनुपात में भारत के पास नहीं है। और खेती की क्या स्थिति है, तो अलग अलग राज्य की स्थिति इस मामले में अलग अलग है। जैसे पंजाब और हरियाणा में चले आइएगा 80% तक इसके भूभाग पर खेती की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में चले आइए तो या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो 10% से भी कम भूमि पर खेती होती है क्योंकि यहां पर पहाड़ी भूमि अधिक है। तो ये आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि किसी भी देश के पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, जबकि आज भी भारत में 19 से 20% के बीच वन है। अर्थात कि भारत में अभी और भी वनीकरण जरूरत है। इसीलिए बिहार में जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम चलाया भी गया है। तो पर्यावरण संतुलन के साथ साथ ये भी कोशिश रखनी है कि आजीविका के साथ पर्यावरण संतुलन भी होना चाहिए। अब अगला जो सेगमेंट हम लोग को अध्ययन करना है कि भू क्षरण कैसे रोके या भू संरक्षण कैसे करें। तो भू क्षरण रोकने के लिए जैसे जल का यदि कटाव करता है या फिर जहां पर हवा का बहुत ज्यादा प्रभाव है, यदि बर्फ पिघलती है, यदि लहर का बहुत प्रभाव है, तो वहां पर मिट्टी ज्यादा, जिसको कहते हैं कि मिट्टी ढहने की संभावना या भूक्षरण की संभावना होती है। तो इसको रोकना है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि वृक्षारोपण करें। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि की इसका क्षरण हुआ है। इसके लेयर जो हैं ये ऊपर वाले मिट्टी के लेयर ये निम्न हो गए हैं, इसलिए कोशिश करना है कि और भूमि वाले क्षेत्र में 28% क्षेत्र में मिट्टी का लेयर खत्म हुआ है और जलीय क्षेत्र में 56% क्षेत्र में भूमि का क्षरण हुआ है। तो इसलिए
कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा सिंचाई न करे, वाटर लॉगिंग ज्यादा ना हो। वाटर लॉगिंग मीन्स कि जल बहुत ज्यादा जमा ना हो। खनिज आधारित उद्योग में सीमेंट या मिट्टी का बर्तन का निर्माण या मूर्ति निर्माण में जहां चूना पत्थर खरिया शेल खरी इन सब का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो धूल निकलता है ये मिट्टी के ऊपर जमे नहीं, इससे भी मिट्टी की उर्वरता शक्ति समाप्त होती है, छीन होती है। जल अवशोषण की क्षमता को ये नुकसान पहुंचाती है। उद्योग से निकलने वाले पदार्थ ये भूमि पर ज्यादा न फैले, जल को प्रदूषित न करे, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और इसमें और एक ये भी है कि आगे कि भोजन वस्त्र आवास ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इस महत्व में हम लोगों को लोभ लालच इसके पीछे नहीं पड़ना है, ताकि हम लोग भूमि का क्षरण करें, वन का क्षरण करें, पर्यावरण को चौपट कर दे, ये नहीं होना चाहिए। और भूमि की उर्वरता, भूमि की पोषक तत्व बनाने के लिए, पोषक तत्व को मेंटेन करने के लिए फसल चक्रण भी एक बहुत अच्छी विधि है। फसल चक्रण कहते हैं कि अलग अलग फसल का चक्रवाइज उत्पादन करना, या एक ही तरह के फसल में जैसे मकई है उसी में दलहन कर दीजिए, उसी में आलू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि उसके पोषक तत्व का बैलेंस बना रहता है। दलहन तिलहन पौधे की भी खेती ये अच्छा होता है, इससे मृदा में पोषक तत्व मेंटेन होते हैं। इसके बाद भूपृष्ठ पर जो जल हो हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। भूमिगत जल को रिसाइकिल करना चाहिए, पुनः पूर्ति का प्रबंधन करना चाहिए। रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम से कम करें, चूंकि ये पोषक तत्व जल, वायु, केचुआ और अन्य सूक्ष्म जीव इन सब को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो रासायनिक खाद का कम इस्तेमाल करें, इसके स्थान पर जैविक खाद का इस्तेमाल करें, ये अच्छा रहेगा। इससे मृदा की शक्ति, इससे मृदा की पोषक तत्व ये, और वन लगाए, पेड़ लगाए, पौधे लगाए, इन सब से भू संरक्षण होगा और मृदा की पोषक तत्व मेंटेन रहेगी। इस तरह से आपका ये सेगमेंट प्राकृतिक संसाधन समाप्त हुआ। अब अंत में मैं आपसे चंद प्रश्न पूछना चाहता हूं और आप इसका जवाब देंगे। चलो सुनील जी खाटी बिहारी प्रश्न पूछ रहा है, आपने इस लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक सुना है? काली मिट्टी का अन्य नाम जल्दी बताओ। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 10th में पूछेगा, कंपटीशन में पूछता है। रेगुर मिट्टी, बिल्कुल सही जवाब तुमने दिया। कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कौन सी मिट्टी ऐसी है जो सूखने के बाद दरार पड़ जाती है? काली मिट्टी, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। कौन सी मिट्टी ऐसी है जो भीगने के बाद चिपचिपी रह जाती है? काली मिट्टी, बिल्कुल सही जवाब दिया। भारत में सबसे अधिक मात्रा में प्रतिशत के मामले में कौन सी मिट्टी अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो सुनील जी खाटी बिहारी ये पूछ रहा है, ये बतलाओ लेटेराइट में लेटेराइट लेटर सबसे बना है, इसका मूल अर्थ क्या होता है? ईट, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक तुमने लेक्चर सुना है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, किस मिट्टी का अंग्रेजी नाम एलुवियल है? एलुवियल मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बिल्कुल जल्दी बोलने नश फाड़ दूंगा। बिल्कुल सही जवाब, खादर मिट्टी कहते हैं। अच्छा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जवाब दिया कि नहीं? हाँ, जल्दी जवाब दो। वाह वाह वाह, बांगर मिट्टी। तो इस तरह से मैं सुनील जी आप सभी छात्रों से विदा ले रहा हूं। पुनः मैं आपको अगले चैप्टर में बहुत जल्दी मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।